गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं लिली जूलियस। मैं एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने उपस्थित हूँ और इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इसका नाम है वर्ण विचार, वर्णों का विचार और फोनोलॉजी भी कहते हैं इसे। तो हमने वर्णों के बारे में जाना है इसकी फर्स्ट वीडियो में, और बचपन से ही वर्ण अक्षर के बारे में पढ़ते आए। अक्षर कोई पहला अक्षर होता है, सबसे छोटी इकाई होता है, ये हमने पहले पढ़ा था। तो ये क ख ग आ, छोटा आ से आ तक ये सारे हमारे वर्ण होते हैं और इनके बारे में आज हम विस्तृत रूप से डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इसके बारे में हमने अभी तक तो ये पढ़ा था, क से कबूतर, ख से खरगोश, ये सब कुछ हमें पता था, लेकिन अब इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। पार्ट का नाम है वर्ण विचार, मतलब वर्णों का विचार करना। देखिए मैं एक बार रीड करती हूँ इसको, आप इधर देखिए जरा चैप्टर की तरफ। बोलते समय मुंह से निकली आवाजें ध्वनियां कहलाती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनियों को लिखने के लिए, ये डेफिनेशन है बेटा, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेतों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्ण कहते हैं। ये इसी को एक्सप्लेन करके ऊपर लिखा हुआ है, ये इसकी डेफिनेशन है। जिन निश्चित संकेतों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसके पहले भी। और वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब हमारे मुंह से कुछ, जब हम कोई भी बात करते हैं तो कुछ उच्चारण करते हैं और कुछ ध्वनियां निकलती हैं। उन ध्वनियों को ही चिन्ह कहा जाता है, संकेत कहा जाता है। लिखने के लिए हमने उसको, जब हम किसी कॉपी में लिखेंगे, रिटन वर्क करेंगे, तो लिखने के लिए हम संकेतों के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला कमल, कमल को लिखने के लिए आप का लिखोगे, वही एक चिन्ह है, वही संकेत है, तो वही वर्ण है। तो वर्णों को लिखने के लिए हमने एक रूप दे दिया गया है, उस रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। संकेत के माध्यम से ही हम उसको वर्ण कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, भारत मेरा देश है, ये मैंने एक उच्चारण किया, आवाज बोली, ये सारा सेंटेंस बोला और मेरी ध्वनि निकली। तो ध्वनि कौन कौन सी निकली इसमें? भारत, भारत बोलने के लिए भारत, भा से भालू, रा से रथ, ता से तराजू, ये हमने बचपन से पढ़ा है। तो यही वर्ण जो होते हैं, ये संकेत होते हैं, ये चिन्ह बना दिए जाते हैं जिससे हम लिख सकें किसी भी भाषा को। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए हमें इसमें सहायता मिल जाती है। इन्हीं को ही वर्ण कहते हैं। आप अच्छे से समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जो भी हम उच्चारण करते हैं और जो हमारी ध्वनियां निकलती है, वही हमारे संकेत होते हैं और उन्हीं को ही हम वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला में क्रम से लिखा हुआ, जैसे का ख गा चा चा जा, ये क्रम से लिखा हुआ, व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ ही वर्णमाला कहलाता है। और वर्ण भाषा की, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हम जानेंगे इसके भेद के बारे में। देखिएगा बेटा, वर्णों के भेद, वर्णों के 3 भेद होते हैं। वर्ण के 3 भेद कौन कौन से हैं? स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। स्वर और व्यंजन हमें पता है, स्वर और व्यंजन। ये अयोगवाह भी इसका ही प्रकार है, भेद है। अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले मैं आऊंगी स्वर पर, ये हम बचपन से पढ़ चुके हैं, मैं इसको आपको एक बार डिटेल करूंगी। वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, स्वर कहलाते हैं। वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है। ये निम्नलिखित है, देखिए ध्यान से। अ, आ, इ, ई, उ, र, ए, ओ और औ।
स्वरों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब देखो स्वर के बारे में मैं आपको थोड़ा समझा दूं। स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय किसी भी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर अपने आप में पूर्ण है, पूरे हैं। तो जिनको हम रीड करते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर 11 होते हैं। आ ई उ र ऋषि ए एडी आई ऐनक ओ ओखली और और, ये 11 स्वर होते हैं। तो अब हम इसके बारे में, स्वर के बारे में भी इनके कितने प्रकार होते हैं डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इधर, स्वरों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। स्वर, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ और र। ये 4 होते हैं। इनको बोलते समय, इनका उच्चारण करते समय, ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, बहुत जल्दी से बोले जाते हैं। इनमें बड़े आ की मात्रा या आ ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी से बोले जाते हैं, कम समय लगता है। तो वो कौन कौन से हैं? इन 11 में से वो 4 होते हैं, अ, ई, उ और र ऋषि का। ठीक है, इनमें कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, दीर्घ नाम से ही बड़ा है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा या ज्यादा बड़ा। तो इन स्वरों के उच्चारण में, इन स्वरों को पढ़ते समय ह्रस्व स्वर से, मतलब इस वाले स्वर से अधिक, दुगना समय लगता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए ओ और औ। तो ये 7 होते हैं। और ह्रस्व स्वर की तुलना में, ह्रस्व स्वर में हमें कम समय लगता है रीड करने के लिए, उच्चारण करने के लिए। उच्चारण मतलब होता है बोलना, उच्चारण करना, रीड करना, उसमें बहुत कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक, दुगना समय लगता है। दुगना समय लगने के कारण इसका नाम दीर्घ स्वर होता है। इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये संख्या में 7 होते हैं। तो ये 7 और वो 4 मिला के 11 हो गए, मतलब 11 स्वर तो यही कंप्लीट हो गए। फिर ये प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर कहां से आया? तो ये केवल नाम मात्र के लिए इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इसके बारे में हम रीड करेंगे। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब बड़े वाले स्वर से भी अधिक समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। जब हम प्लुत स्वर के बारे में हम जानेंगे। प्लुत स्वर क्या कहलाता है? जब दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है बच्चों, इसीलिए कि मतलब नाम डिटेल इनके 11 में इसकी संख्या नहीं है, कि 11 में इसकी गिनती नहीं है, फिर भी इसका प्रयोग होता है जब हम ओम लंबा किसी भी चीज को बोलते हैं और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। कभी नाटक या संवाद होते हैं, नाटक बोला जाता है तो किसी का नाम जोर से लिया जाता है, तभी भी इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग जब ही होता है जब इससे दीर्घ स्वर से अधिक इसमें समय लगता है। ठीक है, ये होता है हमारा प्लुत स्वर। तो हमने तीनों के बारे में जान लिया। ह्रस्व स्वर, इसका उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, इससे दुगना समय लगता है। और प्लुत स्वर, दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेकंड है हमारा वर्ण का। स्वर कंप्लीट हो गया अभी। अब हम वर्ण के अयोगवाह में आएंगे। अयोगवाह क्या होता है? देखिए, अंग तथा आहा को अयोगवाह कहते हैं। अंग की मात्रा 2 तरह से होती है, हम पढ़ेंगे। पहले अंग की मात्रा, अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। पहला हम अनुस्वार है, अनुस्वार कहते हैं। इसको वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में, एक बिंदी के रूप में लगाया जाता है, इसका संकेत है। और जैसे अंक, अंधकार, संगीत आदि। बच्चों ये जान लो इसके बारे में कि अंग की मात्रा जिसे अनुस्वार कहते हैं, इसका उच्चारण करते समय गले और नाक का स्वर लगता है। जब गले और नाक से आवाज आती है तब हम एक बिंदी लगाते हैं, जैसे बंदर, संगीत, ये हमने इसमें पढ़े। अंक, अंधकार, अंधकार मतलब गले और नाक का दोनों का स्वर आएगा। इन शब्दों को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और इनका चिन्ह क्या होता है? एक बिंदी होता है, एक बिंदी, एक डॉट लगाई जाती है ऊपर। वो वर्ड क्या कहलाते हैं? अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। अब हम आएंगे आहा। इसे वर्ण के बाद, छोटा बड़ा में स्वरों में सबसे आखिर में आता है आहा। इसे वर्ण के बाद 2 बिंदी के रूप में लगाया जाता है। इसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों?
विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण वर्ण के बाद हा की ध्वनि के समान होता है, जैसे नमः, स्वतः, शनेः आदि। मतलब आहा वर्ड है। आहा वर्ड में हम क्या करते हैं, दो बिंदी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका संकेत होता है, चिन्ह होता है दो बिंदियां, और आहा आखिर में आता है। देखो उच्चारण करते समय भी आहा, हा की आवाज आ रही है। तब जब हम किसी शब्दों में इसका प्रयोग करते हैं तो दो बिंदियों के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आखिर में दो बिंदी लगाई जाती है, जैसे कि नमः, स्वतः, दो बिंदी लगी है देखिए आखिर में, शनेः है, दुखद, और अन्य बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और इसका उच्चारण में हा की ध्वनि हमें सुनाई देती है, ये याद रखने वाली बात है। अब आएंगे हम अंग में। इसे अनुनासिक कहते हैं। ये वर्ड अनुनासिक है। यह वर्ड के ऊपर चंद्र बिंदु, एक चांद बनाना है पहले, फिर एक बिंदी लगाना है, चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। ये इसका चिन्ह है या संकेत है, जैसे चांद, आंख, आंगन, कुआं, और अन्य कई बहुत से शब्द हैं। तो ये अनुनासिक शब्द है। मैंने क्या बताया था, अनुस्वार में आपको बताया था, जिसमें गले और नाक का स्वर होता है। अब हम अनुनासिक शब्दों के बारे में बताएंगे। इसमें केवल नाक का स्वर होता है। तो अनुनासिक शब्दों में केवल नाक का स्वर होता है। उसका चिन्ह होता है चांद लगा के एक बिंदी लगाना, जैसे कुआं, आंगन, है ना, और कई वर्ड है, चांद, आंख। तो देखिए बच्चों, जितना हम इसको रीड करेंगे तभी हमें इसको समझ में आएगा कि एक बिंदी किसमें लगानी है और एक चांद बिंदी किसमें लगानी है। इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, किसमें एक बिंदी लगना है मैम, किसमें चांद बिंदी लगना है। तो जिसमें गले और नाक का स्वर आए उसमें एक बिंदी लगना है, जिसमें केवल नाक का स्वर आए उसमें चांद के साथ में बिंदी लगाई जाती है। इन्हें अनुनासिक, अनुनासिक, नासिक मतलब होता है नाक, तो अनुनासिक शब्द कहते हैं। अब हम देखेंगे, ये हमारा डिटेल हुआ, हमने इसको पढ़ा दिया आपको, आयोग वाह। अब हम आएंगे व्यंजन में। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते। जब किसी व्यंजन से स्वर हटा दिया जाता है तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। सामान्यतः सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है। इसमें तीन बातें हमारे लिए जानना जरूरी है। ये तीन बातें कौन कौन सी हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में इनके बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वर की आवश्यकता पड़ती है हमें इनको बोलते समय। जब हम, ये स्वतंत्र नहीं होते अपने आप में, अपने आप इनको रीड नहीं किया जा सकते। जैसे क, देखो का बोल रही हूं मैं, लेकिन उसमें आ शब्द, आ वर्ण छुपा हुआ है, आ की आवाज आ रही, ख ग आ रही है ना बच्चों। तो आ शब्द, इसमें स्वर, सभी व्यंजनों में स्वर छुपे हुए होते हैं। तो ये इसीलिए स्वतंत्र नहीं होते क्योंकि इनमें व्यंजनों में स्वर छुपे हुए होते हैं। और जब स्वर को हटा दिया जाता है तो नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जब हम स्वर को हटाते हैं तो नीचे हलंत लगाते हैं। हलंत लगाते हैं, देखो बोलते समय हम ऐसा नहीं कर सकते। जब हम का बोल रहे हैं तो हम उसको आ को अलग कर सकते हैं क्या, स्वर को? नहीं। लेकिन जब हम लिखेंगे, लिखते समय का को अगर हम अलग करते हैं तो का के नीचे हलंत लग जाता है और आ अलग हो जाता है, तो ये बन गया क। मतलब आपका ये इसमें छुपा हुआ है, इसको हम अलग कर देंगे तो हलंत लगाएंगे, ये चिन्ह लगाएंगे। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि ये अलग कर दिया गया है इससे। तो ये हमने इसके बारे में समझा। सामान्यतः सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला हुआ होता है। अब हम व्यंजनों के भेदों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बारे में आगे थोड़ा सा चैप्टर जितना बचा है आगे मैं उसको डिटेल करूंगी। एक बार मैं फिर से जल्दी से इसको रिवाइज कर देती हूँ। वर्ण जो भी हम बोलते हैं, हमारी ध्वनियां निकलती हैं, उनको हम वर्ण कहते हैं। और ये वर्ण, ये चिन्ह के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेतों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्ण कहते हैं। इनके तीन प्रकार हैं, स्वर, आयोगवाह और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, हमने पढ़ लिया है, और इनको रीड करते समय, इनका उच्चारण करते समय किसी की वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी होती, ये अपने आप में पूर्ण वर्ण है। फिर ह्रस्व स्वर, ये तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत।
इसमें कम समय लगता है, दीर्घ में उससे अधिक समय लगता है, प्लुत में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है उच्चारण करने में। फिर अयुग्म पढ़ा हमने अंग और आहा के बारे में। तो ये अंग अनुनासिक जिसके में एक बिंदी लगाई जाती है, और आहा जिसमें विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका संकेत 2 बिंदियां हैं, बगल में लगाई जाती है, और अनुनासिक जिसमें चांद लगाकर बिंदी लगाई जाती है। और व्यंजन की सहायता, ये अपनी स्वतंत्र वर्ड नहीं होते हैं, इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है, और इनको बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता हमें लेनी होती है। अब हमें आपको होमवर्क में मैं आपको ये दे रही हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर एक बार रीड करना है जितना मैंने पढ़ाया है, और वर्ण की परिभाषा आपको लर्न करनी है। स्वर को भी आपको डिटेल में, इनके प्रकार कितने होते हैं ये भी आपको लर्न करना है। आप अच्छे से घर में पढ़िए, बार बार इस वीडियो को देखिए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे का चैप्टर हम नए वीडियो के साथ आपके साथ में शेयर करूंगी। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।